हेलो क्लास गुड मॉर्निंग्स। क्लास हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था ऑटोलाइसिस, इसको हमने डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके कॉज, इसके कारण हम लोगों ने देखा था कि इसमें ये ऑटोलाइसिस होता क्या है। ठीक है, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये किस मैकेनिज़्म पे बेस्ड है ना। मैकेनिज़म्स तो पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑटोलाइसिस एक पोस्ट मॉर्टेम्स मतलब डेड के बाद होने वाली नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी की सेल और टिश्यूज अपने ही लाइजोसोमल एंजाइम्स की वजह से डाइजेस्ट होने लगते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस की वजह से इस प्रोसेस के लिए किसी इंटरनल इंजरी या डिसीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जब किसी ऑर्गन्स की डेथ हो जाती है तब क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई जो है कम्प्लीटली बंद हो जाती है किसमें, हमारी बॉडी में। और ऑक्सीजन के अब्सेंस में, जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी, उसमें क्या होता है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी एटीपी एनर्जी बनना बंद कर देती है। और एटीपी की कमी के कारण सेल अपनी मेम्ब्रेन और ऑर्गेनिज्म को मेंटेन नहीं कर पाती है और क्या करती है, धीरे धीरे लाइजोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती हैं और उसी के अंदर जो मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। ये एंजाइम सेल के प्रोटीन्स और फैट और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस के रिजल्ट में सेल और टिश्यू अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर खो देते हैं और सॉफ्ट या लिक्विड फॉर्म में बदलने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यही इसमें है कि हमारा जो सेल डेथ के बाद होने वाली जो नेचुरल प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है कि हमारी बॉडी में सेल और टिश्यू अपने ही लाइजोसोमल एंजाइम की वजह से जो डाइजेशन होने लगता है। और जो ये ऐसी प्रोसेस होती है, इसीलिए इंटरनल इंजरी मतलब अंदर की, जो बॉडी के अंदर की इंजरी या डिसीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब किसी भी ऑर्गन की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, कम्प्लीटली वो बंद हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन जब अब्सेंट हो जाता है, जब नहीं पहुंच पाती है, तो क्या करती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी की एनर्जी बनाता है वो बंद कर देता है। और एटीपी की कमी के कारण सेल अपनी मेम्ब्रेन और ऑर्गेनिज्म को मेंटेन नहीं कर पाती है। तब वो क्या करती है, धीरे धीरे हमारे लाइजोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती हैं और उसके अंदर मौजूद जो डाइजेस्टिव एंजाइम साइटोप्लाज्म के में रिलीज हो जाते हैं। ये एंजाइम क्या होते हैं, हमारे सेल के प्रोटीन और फैट और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसी प्रोसेस के रिजल्ट में जो सेल और टिश्यू अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर को खो देते हैं और सॉफ्ट या लिक्विड फॉर्म में बदलने लगते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका ऑटोलाइसिस की सेल डेथ किस तरीके से हो रही है। ठीक, अब हम देखेंगे सेल डेथ मतलब कि लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। तो इसमें क्या होता है, सेल डेथ ऑटोलाइसिस का पहला स्टेप सेल डेथ है, जो क्या होती है, हमारी बॉडी की डेथ होती है तब क्या होता है, सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है। इस वजह से एटीपी प्रोडक्शन रुक जाता है और एटीपी के बिना
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइजोसोमल मेम्ब्रेन जो होती है अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो भी हमारे क्या करते हैं, धीरे धीरे मेम्ब्रेन वीक होकर टूटने लगती है। इस कंडीशन को लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी कहते हैं। और मेम्ब्रेन टूटने के बाद सेल के अंदर और बाहर का कंट्रोल खत्म हो जाता है, जो ऑटोलाइसिस की शुरुआत करती है। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारे लाइजोसोमल एंजाइम लीकेज इनटू साइटोप्लाज्म। क्या होते हैं, लाइजोसोम्स को स्वीडाइज्ड बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर पावरफुल हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम होते हैं। इसमें नॉर्मली ये एंजाइम लाइजोसोम्स के अंदर सॉफ्टली बंद रहते हैं, लेकिन डेड के बाद जब लाइजोसोम मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है तब ये एंजाइम साइटोप्लाज्म में लीकेज हो जाते हैं। जब ये लीकेज हो जाते हैं तो ये एंजाइम क्या होते हैं, जैसे कि प्रोटीएज, तो प्रोटीन की डाइजेस्ट करते हैं, लाइपेज ये फैट की डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लियस ये डीएनए और आरएनए की को डाइजेस्ट करते हैं, और फास्फेट क्या होते हैं, फास्फेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। ये एंजाइम इसकी इंटरनल सोर्स से नहीं आते, बल्कि सेल की अपनी ही एंजाइम होती हैं। इसी वजह से इस प्रोसेस को सेल्फ डाइजेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, टिश्यू सॉफ्टिंग इन लिक्विड फंक्शंस। जब लाइजोसोमल एंजाइम रिलीज हो जाते हैं तब ये सेल के बाहर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लिपिड डाइजेस्ट हो जाते हैं और डीएनए आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ऑर्गेनिज्म जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस भी ब्रेक डाउन होने लगते हैं। इस डाइजेशन की वजह से क्या होता है, टिश्यू अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर को खो देते हैं। तो टिश्यू पहले सॉफ्ट होते हैं और फिर बाद में क्या होते हैं, ऑर्गन में लिक्विड जैसा बन जाता है। इस प्रोसेस को लिक्विफेक्शन कहते हैं। इसी वजह से ऑटोप्सी के दौरान कुछ ऑर्गन बहुत सॉफ्ट और फ्रेगलेट दिखते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल एक्शन में भी द एक्यूरेट ऑटोलाइसिस। तो ऑटोलाइसिस शुरू होने के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डेथ के बाद बॉडी के इंटेस्टाइन में पहले से प्रेजेंट बैक्टीरिया टिश्यू को और जल्दी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इस प्रोसेस को रप्चर्स फ्रैक्शंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन्स और स्टमक में बैक्टीरिया की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती। इसीलिए इन ऑर्गन में ऑटोलाइसिस और प्यूट्रीफैक्शंस दोनों मिलकर टिश्यू डिस्ट्रक्शन को बहुत फास्ट बना देते हैं। इस वजह से क्या होता है, इसमें इंटेस्टाइन और स्टमक सबसे पहले डिकम्पोज होने वाली ऑर्गन्स में से होती हैं। इसमें साइट्स वेयर द ऑटोलाइसिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेटेड, मतलब जहाँ ऑटोलाइसिस सबसे ज़्यादा होते हैं, उसमें क्या होता है कि पेनक्रियास, मतलब पेनक्रियास ऑटोलाइसिस का सबसे कॉमन और फास्टर एग्जाम्पल माना गया है। इसमें क्या होता है, पेनक्रियास में बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिसमें हम ट्राइसिम्स या क्रोमोट्राइस्पिन्स या लाइपेस या एमाइलेस, ये क्या होते हैं, ये एंजाइम
डेड के बाद ये एंजाइम पेनक्रियास के टिश्यू को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए पेनक्रियास ऑटोप्सी में बहुत जल्दी सॉफ्ट और लिक्विफाइड दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है पेनक्रियास स्लो और फास्टर ऑटोलाइसिस बिकॉज इज कंटेनिंग एम्बेडेड प्रोटियोलाइटिक्स इन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब हम बात करेंगे स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। इसमें क्या होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। डेड के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइजेस्टिव एंजाइम या इंटरनल बैक्टीरियल, ये सब मिलकर टिश्यू ब्रेकडाउन को बहुत फास्ट कर देते हैं। इसीलिए स्टमक और इंटेस्टाइन में ऑटोलाइसिस बहुत रैपिडली होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है, एंजाइम रिच ऑर्गन्स हैं। इसमें डेड के बाद इस ग्लैंड में भी रैपिड एंजाइमेटिक्स डाइजेशन होता है और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस जल्दी डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें ब्रेन, तो ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में फैट और वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और कनेक्टिव टिश्यू कम होती हैं। इसीलिए डेड के बाद ब्रेन टिश्यू जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं और लिक्विफेक्शंस जल्दी डेवलप हो जाता है। फिर हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ऑटोलाइसिस, मतलब कि इसके अपीयरेंस ऑफ टिश्यू। तो इसके फीचर्स में देखें तो ऑटोलाइसिस के दौरान टिश्यू में कई विजिबल और माइक्रोस्कोपिकल चेंजेस होते हैं। इसमें क्या होता है, टिश्यू बिकम सॉफ्ट, तो एंजाइमेटिक डाइजेशन की वजह से टिश्यू अपनी फर्मेंट्स खो देते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। टिश्यू जैसे कि हमारा है, टिश्यू बिकम्स फ्रीएबल, तो फ्रीएबल्स का मतलब है टिश्यू बहुत फ्रेगलेंस हो जाते हैं और आसानी से टूट जाती हैं। टिश्यू बिकम डिसकलर्ड, तो नॉर्मल कलर ग्रेजुअली चेंज होकर पेल ग्रे या ग्रीनिश हो जाता है, जो पोस्ट मॉडर्न चेंजेस का पार्ट होता है। लॉस ऑफ न्यूक्लियस स्टैनिंग्स, क्रायोलाइसिस, तो माइक्रोस्कोपी में न्यूक्लियस स्टैनिंग होना बंद हो जाता है क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस की वजह से डाइजेस्ट हो चुके होते हैं। इस प्रोसेस को क्रायोलाइसिस कहते हैं। लिक्विफैक्शंस ऑफ टिश्यू, ये एडवांस ऑटोलाइसिस में टिश्यू सेमी लिक्विड या कंप्लीटली लिक्विफाइड अपीयरेंस दिखता है, स्पेशली पेनक्रियास और हमारे ब्रेन में। अब हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन ऑटोलाइसिस एंड नेक्रोसिस। ठीक है, अब ऑटोलाइसिस और नेक्रोसिस दोनों में सेल डिस्ट्रॉय होती हैं, लेकिन दोनों की कॉज, टाइमिंग, प्रोसेस और इम्पोर्टेंट बिल्कुल अलग होती है। इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इन दोनों का डिफरेंट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा ही जाता है। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन की डेथ के बाद सेल अपने ही एंजाइम से डाइजेस्ट होने लगे तो इसे हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, नेक्रोसिस, अगर किसी लिविंग पर्सन में हार्ट अटैक या इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से सेल मर जाती हैं तो इस प्रोसेस को हम नेक्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसीलिए
इसमें ऑटोलाइसिस मतलब आफ्टर डेथ, नेक्रोसिस मतलब ड्यूरिंग लाइफ। ठीक है, ये याद रखने वाली प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा ऑटोलाइसिस है, तो ऑटोलाइसिस का मतलब ही है कि डेथ के बाद सेल और टिश्यू का अपने ही लाइसोसोमल्स एंजाइम के मदद से सेल्फ डाइजेशन होना। ठीक है, ये एक नॉर्मल और पोस्ट मॉर्टम प्रोसेस होती है। ठीक है, ऑटोलाइसिस इज द सेल्फ डाइजेशन ऑफ cell and tissue by these on the lysosomal enzyme after death। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब लिविंग बॉडी के अंदर किसी सेल या टिश्यू की अनकंट्रोल्ड और इनरिवर्सिबल डेथ। ये हमेशा किसी डिसीज या इंजरी की वजह से होती है। नेक्रोसिस इज द uncontrolled death of cells is a living body due to the injury or disease। ओके, फिर हम बात करेंगे टाइम ऑफ अक्रेंस, मतलब कब होता है। तो ऑटोलाइसिस सिर्फ डेथ के बाद मतलब कि पोस्ट मॉर्टम होते हैं, जब ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई परमानेंटली बंद हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर पहुंचने की तब क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है और लाइसोसोमल एंजाइम सेल के डाइजेस्ट करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर जो हम नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस लिविंग बॉडी मतलब कि एंटिंग मॉर्टेंस में होती है। ये तब होती है जब किसी टिश्यू को सीवियर इंजरी या जैसे कि इस्कीमिया या ट्रॉमा या किसी प्रकार का इन्फेक्शन की वजह से परमानेंट डैमेज हो जाए। हार्ट अटैक के ड्यूरॉन हार्ट मसल्स की सेल नेक्रोसिस में मर जाती हैं। ठीक है, क्या कारण होगा, पहला फीचर्स हमारा है कॉज, मतलब किस वजह से होता है। तो ऑटोलाइसिस में ऑटोलाइसिस का कॉज बॉडी के अपने ही लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं। इसमें डेड के बाद एटीपी खत्म हो जाती है। ठीक है, और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन टूट जाती है और हाइड्रोलाइसिस एंजाइम रिलीज हो जाते हैं और सेल खुद डाइजेस्ट हो जाता है। कोई डिसीज या इंजरी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होती है। कॉमन कॉज देखें तो इस्कीमिया, ब्लड सप्लाई बंद होना, इन्फेक्शन या किसी प्रकार का ट्रॉमा या बर्न या टॉक्सिक केमिकल या रेडिएशन की वजह से होता है। अब इसमें सेकेंड हमारा जो पॉइंट्स है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो सूजन होती है या नहीं, इसको हम देखेंगे। तो ऑटोलाइसिस में एब्सेंट रहता है, ऑटोलाइसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट डेथ के बाद ब्लड सर्कुलेशन बंद होती है और वाइट ब्लड सेल एक्टिव नहीं रहती और इम्यून रिस्पॉन्स एब्सेंट हो जाती हैं। ओके, नेक्रोसिस में क्या होता है कि नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होता है, जैसे कि रीज़न हमारा लिविंग टिश्यू में डेड सेल इन्फ्लामेशन केमिकल रिलीज करते हैं, जैसे हमारे WBC या अफेक्टेड एरिया में आती हैं और इन्फ्लामेशन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए या किसी प्रकार की स्वेलिंग हो जाए, पेन हो जाए, हार्ट अटैक, ठीक, हीट में, तो ये सारे होते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड हमारा है मैकेनिज्म, मतलब कैसे होता है। तो ऑटोलाइसिस में डेथ हो जाती है और एटीपी का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन हमारी क्या हो जाती है, टूट जाती है, रैप्चर हो जाती हैं और हाइड्रोलाइसिस एंजाइम रिलीज हो जाते हैं, सेल सेल्फ डाइजेशन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, इसमें नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल इंजरी हो जाती है, सेल में कोई किसी प्रकार का इंजर्ड हो जाता है और एटीपी डिप्लेक्शन हो जाता है, कैल्शियम
एंट्री बंद हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है और सेल क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट बाहर लीक हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई में क्या होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी कंप्लीटली ब्लड बंद हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की डेथ हो चुकी होती है। ठीक, ये हमारा ऑटोलाइसिस में होगा। और नेक्रोसिस में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई इंटेंसली प्रेजेंट होती है, लेकिन जो है इस्कीमिया या वस्कुलर डैमेज की वजह से अफेक्टेड टिश्यू को ब्लड नहीं मिल पाता है। फिर है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, अगर जो इसी में बात करें तो ऑटोलाइसिस किसी डिजीज़ का साइन नहीं होता, ये सिर्फ एक नॉर्मल पोस्टमॉर्टम चेंजेस होते हैं। इसका यूज़ फोरेंसिक मेडिसिन्स और ऑटोप्सी में पोस्टमॉर्टम चेंजेस समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें नेक्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल फंक्शन है। डॉक्टर नेक्रोसिस देखकर ही डेड डाइजेशन करते हैं। इसमें जो होता है क्या करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या ट्यूबरक्लोसिस या पेनक्रियाज सेकेंडरीज। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे ऑटोलाइसिस के, जैसे कि पेनक्रियाज आफ्टर डेथ में, लीवर आफ्टर डेथ में और ब्रेन आफ्टर डेथ में, ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें क्या होता है, हार्ट अटैक हो गया, कोग्निटिव नेक्रोसिस, ब्रेन इन्फेक्शन, लिक्विफेरिक नेक्रोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, कॉज ऑफ नेक्रोसिस, ये हमारे जो होते हैं इसके डिफरेंट बिटवीन द ऑटोलाइसिस और नेक्रोसिस। अब इसमें हम देखेंगे पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू में एबनॉर्मल कैल्शियम सॉल्ट्स, मेनली कैल्शियम फास्फेट का डिपॉजिट होना। ठीक है, मतलब कि जमा हो जाना। तो इसमें नॉर्मली क्या देखें, कैल्शियम सिर्फ बोन्स और टीथ में डिपॉजिट होते हैं, जहां वो उन्हें स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाता है। लेकिन जब कैल्शियम उन जगहों पर डिपॉजिट होने लगे जहां नॉर्मली नहीं होना चाहिए, इस ब्लड वेसल्स या हमारी किडनी या लंग्स या डैमेज टिश्यू, इस पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस कहते हैं कि इसमें पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नॉर्मली एडॉप्टेशंस और कैल्शियम स्टार्ट इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें देखेंगे नॉर्मल वर्सेस पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन में कैल्शियम के डिपोजिशन बोन और टीथ में होते हैं, जैसे कि बोन और टीथ, ये बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आता है। इसमें पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें तो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट होते हैं। ये डिसीज़ या एबनॉर्मल कंडीशन का साइन होता है, जैसे कि हार्ट वेसल हो गया, ब्लड वेसल हो गया, हमारी किडनी या लंग्स या डेड टिश्यू। ठीक, वाई डज पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकर्स, नॉर्मल ब्लड इन कैल्शियम का लेवल हाईली कंट्रोल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेकिन दो सिचुएशन में कैल्शियम सिर्फ डिसीज में डिपॉजिट होने लगती है, जैसे कि हमारा है टिश्यू डैमेज, डेड या इंजर्ड टिश्यू। जब टिश्यू डैमेज या नेक्रोसिस होती है तो डेड सेल कैल्शियम को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, डेड टिश्यू में कैल्शियम डिपॉजिट बंद हो जाता है। ये डिस्ट्रोफियल कैल्सिफिकेशन होते हैं। हाई ब्लड सेल कैल्शियम लेवल, जिसको हम हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं, कभी कभी
ब्लड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्सेस कैल्शियम नॉर्मल टिश्यू में डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा कि अगर जो हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें तो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू में कैल्शियम सॉल्ट मेनली कैल्शियम फास्फेट का नॉर्मल डिपोजिशन होना। इसमें नॉर्मली कैल्शियम सिर्फ बोन्स और टिश्यू में डिपॉजिट होते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन जब कैल्शियम उन टिश्यू में जमा होने लगे जहां नॉर्मली नहीं होता है तो न होना नहीं चाहिए, जैसे ब्लड वेसल्स या किडनी या लंग्स या डेड टिश्यू टू इज कंडीशन टू पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कहते हैं कि ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो डिसीज़ के दौरान डेवलप होता है और अफेक्टेड ऑर्गन के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन द नेक्रोसिस एंड पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्रोसिस और पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। जब किसी लिविंग पर्सन मतलब कोई जिंदा इंसान की बॉडी में सीवियर इंजरी या इन्फेक्शंस या इस्कीमिया की वजह से सेल डेथ, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं, तो डेड सेल धीरे धीरे कैल्शियम आयन को अटैक करने लगते हैं। ये कैल्शियम डेड टिश्यू में डिपॉजिट होकर हार्ट चाल की डिपोजिशन बना देते हैं। इसी वजह से नेक्रोटिक्स टिश्यू में क्लासिफिकेशन डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि नेक्रोसिस ऑटो लाइफ के दौरान होते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होता है, इसीलिए पैथोलॉजिकल माइक्रोस्कोपी के थ्रू नेक्रोसिस और क्लासिफिकेशन देखकर डिसीज़ के डायग्नोसिस करते हैं। टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को दो मेन टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन या मेटास्टैटिक्स क्लासिफिकेशन। इन दोनों में कैल्शियम डिपोजिशन होता है, लेकिन कॉज रिटर्न या कैल्शियम लेवल को अफेक्टेड टिश्यू अलग होते हैं। ठीक, डिस्ट्रोफिक्स, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन में ये क्लासिफिकेशन में कैल्शियम का डिपोजिशन डेड क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन डेड ड्यूरिंग द डैमेज टिश्यू में होता है, जबकि ब्लड या कैल्शियम लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि टिश्यू पहले से ही डैमेज हो चुका था। ठीक है, इसमें जब किसी टिश्यू में नेक्रोसिस या क्रोनिक इंजरी होती है तो उस टिश्यू के सेल मर जाते हैं और डेड सेल की मेम्ब्रेन और प्रोटीन्स कैल्शियम और आयरन को अटैक करने में लगती हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ये कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल्स डेड टिश्यू के अंदर जमा होने लगते हैं। समय के साथ ये डिपॉजिट डेड हो जाते हैं और इन्हें हम टिश्यू के बाद कैल्शियम बना लेते हैं। ये सीरम कैल्शियम नॉर्मल होती है, लेकिन डेड टिश्यू कैल्शियम के डिपोजिशन के लिए एक सूटेबल स्टेज माना गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एरिथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेग, तो इसमें जो हमारे आर्टरीज की वॉल में फैट का कोलेस्ट्रॉल जमा होकर प्लेग बनाते हैं। समय के साथ इन प्लेग में कैल्शियम डिपॉजिट होता है। आफ्टर डेड हो जाती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है, हमारे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस लिम्फ नोड जिसको बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में लिम्फ नोड
कॉज द नेक्रोसिस होते हैं। इस डेड टिश्यू में धीरे धीरे कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है और लिम्फ नोड हार्ड हो सकती है। ये फाइंडिंग एक्सरे में भी कभी कभी क्लासिफाइड लिम्फ नोड के रूप में दिखाई देती है। ठीक, डैमेज हार्ट वेसल्स क्या होते हैं कि पुरानी रियोमैटिक्स हार्ट डिसीज या एज रिलेटेड डिजनरेशन में हार्ट वेसल्स डैमेज हो जाती है। डेड और डिजनरेशन टिश्यू में कैल्शियम डिपॉजिट होकर वैल्यू को क्या करते हैं, हार्ड बना देते हैं। इस वजह से वैल्यू प्रॉपरली ओपन और क्लोज नहीं हो पाती है। ठीक है, और जो वॉल्व होती है इसमें क्या होती है, ये हार्ट डिसीज को डिपॉजिट कर लेती है। ओके, अब हम बात करेंगे मेटालास्टिक कैल्शियम कैल्सिफिकेशंस। तो मेटास्टैटिक क्लासिफिकेशन में कैल्शियम डिपोजिशन नॉर्मली हेल्थी टिश्यू में होते हैं क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाते हैं। ठीक, ये टिश्यू हेल्थी होते हैं लेकिन एक्सेस कैल्शियम ब्लड से निकलकर नॉर्मल ऑर्गन में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को कम्प्लीटली कंट्रोल कर पाती है। इस वजह से कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल्स नॉर्मल टिश्यू में डिपॉजिट होने लगते हैं और धीरे धीरे ऑर्गन्स और हार्ड होने लगते हैं और उनकी नॉर्मल फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो पैराथायरॉइड्स ग्लैंड को पैराथायरॉयड हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं। इसमें पीटीएच बोन्स से कैल्शियम को ब्लड में रिलीज करवाते हैं। ठीक, विटामिन डी डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो विटामिन डी इंटेस्टाइन से कैल्शियम और एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। अगर विटामिन डी बहुत ज़्यादा ली जाए तो कैल्शियम एक्सेसिव अमाउंट में एब्जॉर्ब होकर ब्लड में बढ़ जाती है। ठीक है, अगर जो हम जैसे किडनी क्या होता है, ट्यूबुलर्स में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और किडनी फंक्शन ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती है। लंग्स की बात करें तो लंग्स में क्या होता है, टिश्यू में कैल्शियम डिपॉजिट होने से लंग्स की इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, कम हो सकती है और गैस एक्सचेंज अफेक्टेड कर सकते हैं। स्टमक की बात करें तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में कैल्शियम डिपोजिशन हो सकता है। ब्लड वेसल्स वॉल में कैल्शियम डिपोजिशन होने से आर्टरीज हार्ड और लेस स्टैटिकल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लास अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेलुलर एडॉप्टेशंस। ठीक है, इसको हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।